ओके, हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13 है। इन केस ऑफ एनी मॉडिफिकेशन अल्टरेशन का मतलब है चेंज होना, एब्सेंस ऑफ MHC1 ऑन द टारगेट सेल, NK सेल एक्टिवेटेड टू डिस्ट्रॉय दैट सेल बाय रिलीजिंग टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हुई है, जिस मॉडिफिकेशन के वजह से जो है MHC जो है वो क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया या अल्टर हो गया। ये अब आप कहेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स वाला प्रोटीन या स्पेसिफिक प्रोटीन मौजूद नहीं है। जब नेचुरल किलर सेल आएंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इसके पास जो है वो MHC कॉम्प्लेक्स 1 प्रेजेंट है या नहीं है। जब वो मॉडिफाई हो चुके हैं या अल्टरेशन हो चुकी है या MHC अवेलेबल नहीं है, तो ये जो नेचुरल किलर सेल होंगे ये क्या समझेंगे कि ये फॉरेन सेल है, ये एब्नॉर्मल सेल है, जिस तरीके से कैंसर वाले जो सेल होते हैं, ट्यूमर वाले सेल होते हैं, उनके अंदर होता है। ठीक है, तो इस सेल को एब्नॉर्मल सेल या फॉरेन सेल समझकर ये नेचुरल किलर सेल इसको क्या करेंगे, किल करेंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे। अब डिस्ट्रॉय करने का तरीका क्या है, ये खुद से एक किस्म की ग्रेन्यूल्स रिलीज करेंगे। उन ग्रेन्यूल्स के अंदर होता क्या है, बेसिकली इंटरफेरॉन, लाइसोसोमल एंजाइम, ग्रेन्जाइम, परफोरिन्स क्या होता है। तो इस ये जो वेसिकल्स रिलीज करते हैं टॉक्सिक वेसिकल्स या टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स, उनके अंदर दो चीजें होती है। एक होता है परफोरिन होता है, और परफोरिन एक किस्म का प्रोटीन है जो कि जाके पैथोजिन या जो फोरेन सेल होगा उसके मेम्ब्रेन को लाइसिस करेगा। ये क्या करेगा, पोर्स पैदा करेगा, पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पोर्स बनाएगा और उसके बाद जो ग्रेन्जाइम है वो दाखिल होके उस टारगेट सेल की लाइसिस करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें मौजूद होती है इनकी टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स के अंदर। बेसिकली ये दोनों सेम चीजें टीसी सेल के अंदर भी मौजूद होती है, टीसी सेल के अंदर भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेचुरल किलर सेल की एक्टिवेशन के लिए कोई बाहर से सिग्नल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये खुद आइडेंटिफाई करते हैं, चेक करते हैं, अगर एमएचसी कॉम्प्लेक्स नहीं है तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं उन सेल को। ठीक है, लेकिन टीसी सेल के अंदर हम देखेंगे कि उनको प्रॉपर एक्टिवेशन की नीड होती है। अच्छा, प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एंड मैक्रोफेजेस अगेंस्ट बैक्टीरिया। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं, जो कि लिवर और मैक्रोफेजेस पैदा करते हैं बैक्टीरिया के खिलाफ। ठीक है, वो प्रोटीन कौन से होते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन, जिनके तकरीबन जो है 20 से लेकर 30 अलग अलग किस्म के टाइप होते हैं, जिनको हम C1, C2, C3 इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं। ये या तो पैथोजिन के साथ कंबाइन होकर उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको लाइसिस कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, या तो ये फेगोसाइटोसिस वाले प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, इनके दो मेथड होते हैं रिएक्शन करने के या इम्यून सिस्टम के अंदर हेल्प करने के। या तो ये पैथोजिन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होंगे और उस पैथोजिन के अंदर पोर वगैरह पैदा करेंगे या लाइसिस करेंगे, उसको हम क्लासिकल मेथड बोलेंगे। और दूसरा जो मेथड है ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस वाले प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ये नहीं, ये मैक्रोफेजेस को क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे पैथोजिन के ऊपर अटैच होकर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 15, सिग्नलिंग प्रोटीन्स रिलीज्ड बाय वायरली इन्फेक्टेड सेल्स। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो वायरली इन्फेक्टेड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है, जब न्यूट्रोफिल्स के अंदर बैक्टीरिया वगैरह दाखिल होगा तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करके जो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, उसके थ्रू क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसके अंदर सपोज ये हमारे पास न्यूट्रोफिल है, इसके अंदर अगर कोई वायरस दाखिल हो जाता है तो ये वायरस को डायरेक्टली किल नहीं कर पाता, तो इसी वजह से ये क्या करता है, एक किस्म का सिग्नल रिलीज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन प्रोटीन बोलते हैं, जो कि जाके दूसरे सेल को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। टीसी सेल को एक्टिवेट करता है, टीसी सेल फिर इसी सेल को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं इंटरफेरॉन। ये भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन इस हम बोले कि जो वायरली इन्फेक्टेड सेल है वो जो मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं उसको हम इंटरफेरॉन का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 60 है, दे सेल्स वर्क जस्ट लाइक पुलिसमैन टू चेक द आइडेंटिटी ऑफ सेल्स। वो कौन से सेल हैं जो कि क्या करते हैं, पुलिसमैन की तरह काम करते हैं। पुलिसमैन जैसे ट्रैफिक वाला है, वो गाड़ी को रोकता है कि पूछता है भाई लाइसेंस है या नहीं है, कार्ड है या नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि सारे सेल को चेक करते हैं कि भाई इसके पास आइडेंटिटी, बॉडी के अंदर रहने की आइडेंटिटी है या नहीं। और हमारी बॉडी के अंदर सेल की आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी कार्ड जो है या साइन बोर्ड जो है, वो कौन सा होता है, वो होता है MHC1। MHC1 कॉम्प्लेक्स जो होगा वो हमारी बॉडी का सेल होगा। जो MHC कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर नहीं होगा, मॉडिफाई हो चुका होगा, उसको हमारे नेचुरल किलर सेल क्या समझेंगे, बाहर वाला सेल समझेंगे या एब्नॉर्मल सेल समझेंगे। ठीक है, तो ये पुलिस की तरह जो काम करता है वो हमारे पास नेचुरल किलर सेल होते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 70 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ नॉन सेल्फ। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि नॉन सेल्फ है। नॉन सेल्फ का मतलब ये है कि जो बॉडी का नहीं है, बाहर से आया हुआ है। ठीक है, एंटीबॉडी, एंटीजन, MHC1, MHC2, ये हमें पता है कि हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सारे सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, मैक्रोफेज और उसको बी लिम्फोसाइट में छोड़। ठीक है, और ये जो बी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज जो डेंड्राइटिक सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। अच्छा, उसके बाद एंटीबॉडी, वो हमारे बॉडी के सेल खुद प्रोड्यूस करते हैं, बी लिम्फोसाइट। ये जो एंटीजन है ना, एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर बाहर से दाखिल होता है, क्योंकि बाहर से पार्टिकल दाखिल हो रहा है, उसके किसी स्पेसिफिक प्रोटीन्स को, उसके किसी कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलेंगे।
तो इस केस के अंदर हमारे पास जो नाम सेल पे वो क्या होगा, एंटीजन ही होगा। ठीक है, ओके। एमसीक्यू नंबर 18 है हमारे पास, ऑल आर ट्रू फॉर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्सेप्ट, कह रहा है कि ऑल आर ट्रू फॉर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब है एडाप्टिव इम्यूनिटी, यहाँ हम बोलेंगे अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, जो कि ऑर्गेनिज्म पैदा होने के बाद बॉडी के अंदर डेवलप करता है, उसको हम एडाप्टिव या अक्वायर्ड इम्यूनिटी का नाम देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सारी पॉइंटें जो है एडाप्टिव इम्यूनिटी और अक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में करेक्ट है, कोई एक पॉइंट करेक्ट नहीं है जो कि एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब ये कुछ मेरे पॉइंट्स लिखिए, इसमें आपका जो भी एडाप्टिव इम्यूनिटी है उसका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लेक्स इन डिफेंस। अब देखिए एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब है वो खास किस्म के पैथोजन को क्या करता है, रिस्पांस करता है। जैसे हमारे पास सेकंड लाइन और थर्ड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमने पढ़ा था, वो हर किस्म के पैथोजन को क्या कर रहा है, रिस्पांस कर रहा है। ये इस तरीके से नहीं है, ये स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक रिस्पांस होगा, यानी हर पैथोजन के अलग-अलग किस्म का रिस्पांस जनरेट होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि रिस्पांस के अंदर ये स्पेसिफिक है, ये बात सही है। ठीक है, और इसका जो रिस्पांस होगा वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म खुद डेवलप कर रहा है, तो हम कहेंगे ये पॉइंट सही है, गलत नहीं है, ये ट्रू है। ठीक है, अचीव्ड बाय टी एंड बी लिम्फोसाइट, खास सही है ये भी बात, क्योंकि एडाप्टिव इम्यूनिटी जो डेवलप होती है वो कौन डेवलप कर रहा है, टी और बी लिम्फोसाइट कर रहे हैं। ठीक है, टी से जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पैदा करेंगे और बी से जो है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी पैदा करते हैं, जिसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी का भी नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये जो है टी और बी सेल के थ्रू होता है। और सिमिलर टाइप ऑफ रिस्पांस इन ऑल पर्संस और ऑल इंडिविजुअल्स, इसको हम देखते हैं, इस पॉइंट को समझना जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है स्लोअर बट पावरफुल रिस्पांस। अब देखिए एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है वो ऑर्गेनिज्म खुद डेवलप कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर, यानी ऑर्गेनिज्म जब पैथोजन इंटर होगा और उसके पैथोजन के एंटीजन को पहले वो जो हमारे इम्यून के सेल है वो क्या करेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद उसको किल करने का जो है ना तरीका अपनाएंगे। तो हम कहेंगे कि ये जो रिस्पांस है इसका वो स्लो पैदा होता है, लेकिन इसका जो रिस्पांस होता है वो बड़ा ही पावरफुल होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन। कभी कभार हमारे जो सेल होते हैं वो फॉरेन पार्टिकल के जो प्रोटीन्स होते हैं, एंटीजन होते हैं, उसको मेमोरी के तौर पे क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो इस मेमोरी सेल की वजह से जो है लॉन्ग लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिल जाती है। जैसे हमारे पास वैक्सीन से, वैक्सीन जब हम लगाते हैं तो उसके बाद जो है हमारे इम्यून के सेल क्या रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जिनके मल्टी डोज जो है जरूरी होती है बॉडी के लिए। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जिनका एक डोज ही क्या होता है, काफी होता है। एक डोज के अंदर हमारे इम्यून सेल क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ या उस पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, मेमोरी बना लेते हैं, एंटीजन क्या कर लेते हैं, पैथोजन के स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये वाला जो इम्यूनिटी होगा, एडाप्टिव इम्यूनिटी जो होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, काफी टाइम तक प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये वाली जो पॉइंट है सी, इसका असल जवाब जो है वो सी है, सिमिलर टाइप ऑफ रिस्पांस इन ऑल इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब हमारा जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है वो जो है बंदे के हिसाब से डेवलप होता है, यानी ऐसे हम नहीं कहेंगे कि सारे जो लोग हैं उनके अंदर जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होगा उसका पावर या उसकी जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सिमिलर का होगा। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैक्सीन लगाने के बाद भी उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन कुछ जो लोग होते हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पैदा हो रही है या एडाप्टिव इम्यूनिटी जो पैदा हो रही है, वो हर बंदे के अंदर अलग अलग किस्म की क्या होगी, डेवलप होगी, अलग अलग किस्म के लेवल की क्या होगी, डेवलप होगी। तो हम कहेंगे ये पॉइंट जो है वो सिमिलर नहीं है, हम कहेंगे कि जो रिस्पांस जनरेट होता है वो वेरिएबल होता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो ये पॉइंट इसके बारे में क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। उसके बाद एमसीक्यू 19 है हमारे पास, डैश इंटरैक्ट विद CD4 रिसेप्टर ऑफ हेल्पर टी सेल टू डेवलप इम्यून रिस्पांस। अब हमारे पास ये हमारे पास हेल्पर टी सेल जिसको हम TH सेल बोलते हैं, TH सेल का नाम देते हैं। अब इसके सरफेस के ऊपर एक किस्म की जो है प्रोटीन मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, CD4 रिसेप्टर बोलते हैं, CD4 रिसेप्टर का नाम देते हैं। अब ये जो प्रोटीन है ये क्या करेगा, हेल्पर टी सेल जो दूसरे सेल है जैसे कि मैक्रोफेज है, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल है या बी लिम्फोसाइट है, उनके सरफेस के ऊपर ये अपनी प्रोटीन क्या करेगा, अटैच करेगा, यानी CD4 प्रोटीन अटैच करेगा, देखेगा कि उनके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं। फॉर सपोज हमारे पास ये मैक्रोफेज है, ये हमारे पास एक किस्म का मैक्रोफेज है। ये मैक्रोफेज हमने पढ़ा था कि मैक्रोफेज के सरफेस के ऊपर MHC2 होता है, लिम्फोसाइट के सरफेस पे भी यही होता है, और सॉरी बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे, और उसके अलावा डेंड्राइटिक सेल के ऊपर। अब ये हमारे पास इस तरीके का जो है अवेलेबल है, सरफेस अवेलेबल है, यहाँ रिसेप्टर अवेलेबल है। ये क्या होगा, CD4 के साथ कंबाइन होगा। अगर इसने किसी भी पैथोजन को फेगोसाइटाइज किया है तो ये पैथोजन के प्रोटीन को क्या करेगा, पैथोजन के प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो ये क्या करेगा, इस सरफेस के ऊपर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जिस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोलेंगे। और ये जो फैक्टर है ये बेसिकली एंटीजीन है। क्या है, एंटीजीन। एंटीजीन का मतलब है कोई भी पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल का कोई भी कंपोनेंट। अगर इस किस्म का केस होगा तो ये टी हेल्पर सेल क्या हो जाएगा, आगे जाके एक्टिवेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा, और आगे जाके दूसरे इम्यून सेल को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। जैसे
साइटोटॉक्सिक सेल यानी टीसी सेल को एक्टिवेट करेगा। अगर ये वाला एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो हम कहेंगे कि टी हेल्पर सेल जो होगा वो इनएक्टिव ही रहेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर बेसिकली MHC2 है, जिसके ऊपर एंटीजन जाके अटैच होता है, इसके ऊपर एंटीजन अटैच होता है, जिसकी वजह से हम APC बोलेंगे एंटीजन प्रेजेंट सेल। तो इसका जवाब हमारे पास क्या होगा, MHC2। एमसीक्यू नंबर 20 है, देश इज नॉट इंक्लूडेड इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। कौन सी चीजें जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में इंक्लूड नहीं होती? ह्यूमरल इम्यूनिटी, हमने अभी भी बात की है कि भाई ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है एंटीबॉडीज के थ्रू पैदा होती है और ये जो है बी लिम्फोसाइट्स जो है पैदा करते हैं या डेवलप करते हैं। उसके बाद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो कि टी सेल पैदा करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये भी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है, ये भी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है। एंटीबॉडीज भी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में ही होती है। ठीक है, बी सेल पैदा करते हैं। उसके बाद फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस जो है ये हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है, इसको हम बोलते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और ये दो किस्म के सेल फेगोसाइटोसिस वाला प्रोसेस करते हैं, एक हमारे पास न्यूट्रोफिल्स है और दूसरे मोनोसाइट जो कि आगे जाके मैक्रोफेजेस यहां डेंड्राइटिक सेल बन जाते हैं। ये फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था टेस्ट नंबर 1 और अब हम जो है टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। उसके अंदर कुछ एमसीक्यूज और भी ज्यादा क्या होंगे, डिफिकल्ट होंगे।